हेलो दिस इज आकाश शर्मा। आई वेलकम यू टू IFR-IAS। मैं आज आपके लिए लाया हूँ साइंस एंड टेक अपडेटेड PT65 का ये लेक्चर। एज यू नो, फास्ट पेस रिवीजन के सीरीज में वी हैव कवर्ड एनवायरनमेंट के एंड इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक की PT65। उसके बाद हमने अपडेटेड PT65 उठाई। हमने जो दोनों अपडेटेड PT65 है, राइट, जो जनवरी से फरवरी वाली एंड मार्च एंड अप्रैल वाली, वो दोनों की दोनों कवर करी है। हमने एनवायरनमेंट खत्म कर दिया था, इकोनॉमी खत्म कर दिया था, एंड आज साइंस एंड टेक हम खत्म कर देंगे। सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 80 to 90% ऑफ वॉट एवर जो भी करंट अफेयर्स है इस साल का, दैट वी हैव कंप्लीटेड, जो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज इट about me. You know, my name is Akash Sharma. I have gone through the drill 4 times in my life, and that is basically why I could be of help to you. Again, I'm mentoring close to 150 students this year, so I hope वो लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। नेक्स्ट कैवेट्स क्या है? अगेन, हाईलाइटेड पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको मिल जाएगी। फ्री प्रीलिम्स मेंटरशिप के लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है इन दिस लास्ट वीक, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। जेन्युइनली बोल रहा हूं, कोई हेजिटेट मत करो, सीधा का सीधा मुझे फोन करो, टेक्स्ट करो, आई विल टॉक टू यू। बाकी एज यू नो, वी आर प्रायोरिटाइजिंग स्पीड ओवर डेप्थ, सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से एक एक चीज को बहुत डेप्थ में रीड करेंगे। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रीड इट, बट स्पीड को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। अगेन, इफ एवरीथिंग इज अ प्रायोरिटी, नथिंग इज, सो दिस शुड ऑल्सो बी अ मंत्रा इन द लास्ट वीक ऑफ प्रीलिम्स। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो, बाकी जो नहीं है उसको आराम से बिना गिल्ट के छोड़ो। Again, important articles को हम ज्यादा टाइम देंगे। The lecture will be bilingual, Hindi and English both. So let us begin the lecture. Hello and welcome to this lecture on updated PT65 for Science and Tech. As you know, इस बार दो updated PT65 आई है। The first one is from January to February. The other one is from March to April. तो ये 2 महीने जो है उसकी एक PT है। तो पहले हम फर्स्ट अपडेटेड पीटी को कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द सेकंड वन। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज स्टेम सेल्स। क्या है न्यूज का कंटेक्स्ट? रिसेंटली एक थर्ड पेशेंट जो है उसको HIV से ही वाज क्योर्ड ऑफ HIV आफ्टर अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या होता है, पहले हम स्टेम सेल्स क्या होता है ये समझने की थोड़ी ट्राई करते हैं। सो व्हाट इज स्टेम सेल्स? इमेजिन कि आपकी बॉडी है, उसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? Those are your cells. These are your basic building blocks. अब there are some special type of cells जिन्हें हम बोलेंगे सुपर हीरो सेल्स। सुपर हीरो क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल बैटमैन है। बैटमैन क्या करेगा? जब भी उसको बैटमैन वाला पार्ट प्ले करना होता है सुपर हीरो वाला, ही विल वेयर हिज केप, राइट। सिमिलरली स्पाइडरमैन को भी जब अपना स्पाइडरमैन वाला अवतार लाना होता है, ही विल वेयर हिज कॉस्ट्यूम। सिमिलरली स्टेम सेल्स भी सुपर हीरोज के जैसे होते हैं। दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स. That is how a stem cell works. Now these stem cells are usually found in certain parts of our body, like bone marrow हो गया आपका, umbilical cord हो गई, वहां पे ये आपको मिलते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? They are important because they can help our bodies repair themselves. हमारी बॉडी में सपोज अगर आपको हाथ पे कोई कट लग गया तो वहां पे अगले दिन, थोड़े दिन बाद स्किन वापस आ जाती है रीजनरेट होके। What is happening? That is called stem cell का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपकी बॉडी खुद से यूज करती है इसका। सिमिलरली अगर आपका डैमेज्ड हार्ट है तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? स्टेम सेल का यूज करके उसको फिक्स कर देंगे। नाउ साइंटिस्ट आल्सो क्रिएट स्टेम सेल्स इन लैबोरेटरीज। इन स्टेम सेल्स को बोला जाता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स और iPSCs, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे स्टिकी नोट में फिक्स कर दिया है, यू कैन इजीली रीड इट व्हेनेवर यू फाइंड टाइम। अब दूसरी जो चीज होती है, स्टेम सेल्स के टाइप क्या है? तो यहाँ पे तो देखो लिखा हुआ है स्टेम सेल्स आर स्पेशल ह्यूमन सेल्स। क्या है ये? स्पेशल ह्यूमन सेल्स है दैट डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स, जो मैंने आपको वहां पे बताया। नाउ दे प्रोवाइड न्यू सेल्स फॉर द बॉडी एंड रिप्लेसेस स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर डैमेज और लॉस्ट। तो जो भी डैमेज सेल्स है उसको रिप्लेस कर देगा। दो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? दे कैन डिवाइड रिपीटेडली टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड दे कैन, एज दे डिवाइड, दे कैन ऑल्सो चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ सेल्स। ये इनकी दो खासियत है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स? So there are two types of stem cells. One is somatic, another is embryonic. What is this? Let us understand. Somatic cells क्या होते हैं? They are like specialized tools that are designed for a specific job. Example, screwdriver है। Screwdriver क्या करता है? Screw fit करने के काम आता है, right? आप उससे screw को wall के अंदर तो नहीं डाल सकते. For that you need a hammer,
राइट? तो सोमैटिक सेल्स आर लाइक स्पेशलाइज्ड टूल्स. स्क्रू ड्राइवर स्क्रू फिक्स करने का काम करेगा, एंड आपका जो हैमर है वो उसको अंदर वॉल के अंदर होल करने के लिए काम आएगा. सोमैटिक सेल्स का सेम काम है. फॉर एग्जाम्पल अगर सोमैटिक सेल आपके हैंड का है तो वो मूवमेंट में हेल्प करेगा. अगर वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है तो वो डाइजेस्ट करने के लिए काम आएगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. ये क्या है? दे आर लाइक अ मल्टी टूल. फॉर एग्जाम्पल स्विस नाइफ होता है ना, जैसे वो आपका सारा काम करता है. इट कैन ओपन कॉक ऑफ अ बॉटल, इट कैन ऑल्सो ड्रिल अ होल, उसके भी काम आता है. स्क्रू ड्राइवर जैसे भी काम आता है, बहुत सारे तरीके से काम आता है. तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी ऐसा ही होता है. इट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस. देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिपोटेंट सेल्स. उसका मतलब क्या? दे आर ऑल्सो लाइक अ स्पेशलाइज्ड टूल दैट कैन ओनली परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क. उसके नाम में ही यूनी है ना, यूनिपोटेंट. यूनी का मतलब वन, तो वो एक ही टास्क परफॉर्म करेगा. प्लूरीपोटेंट का मतलब प्लूरल, मतलब बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है. इट इज लाइक अ स्विस नाइफ अगेन. सो यहां पे ये डायग्राम में यही दिया हुआ है, एम्ब्रियोनिक एंड सोमैटिक जो स्टेम सेल है उसके बारे में. सो सोमैटिक स्टेम सेल मे बी प्लूरीपोटेंट और यूनिपोटेंट. एम्ब्रियोनिक में भी प्लूरीपोटेंट, विच मींस दे कैन चेंज इनटू एनी सेल. जो आपका सोमैटिक सेल है, इट इज सेल्फ रिन्यूएबल एंड प्रेजेंट इन मोस्ट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. जबकि एम्ब्रियोनिक जो होता है, दे सप्लाई न्यू सेल्स फॉर एन एम्ब्रियो एंड डेवलप्स इनटू अ बेबी. सोमैटिक कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फीटस, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा एक्सेट्रा. और आपका जो एम्ब्रियोनिक है, दिस कैन बी जनरेटेड इवन इन लैब्स. इसी को हमने जो ऊपर देखा ना, आईपीएससीज, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, वो यही है. ये लो नंबर्स में होता है सोमैटिक, जबकि इसमें आपको क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, वहां पे यू हैव द सेफ्टी कंसर्न ऑफ ट्यूमर, कि ट्यूमर हो सकता है, ट्यूमरिजेनिक पोटेंशियल होता है. नाउ देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर. इसका क्या मतलब है? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर को ऐसे समझो कि अगर आपको कोई केक बनाना है, राइट? अब हमेशा आप एक ही रेसिपी से वो केक बनाते आ रहे हो, बट दिस टाइम यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू. ठीक है? सो यू विल ट्राई अ न्यू रेसिपी, ठीक है, बट इट विल हैव ऑल द सेम फ्लेवर्स एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ओरिजिनल केक. तो इसमें क्या होता है, टेक्निकल स्टफ, अगर हम टेक्निकल स्टफ की बात करें तो दे टेक द न्यूक्लियस फ्रॉम द सोमैटिक सेल एंड पुट इट इनसाइड द एम्प्टी एग सेल. ठीक है? इससे फायदा क्या होगा? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में इसका फायदा होता है. इसका फायदा कहां होगा? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के अंदर. सो अभी जो ट्रीटमेंट किया गया इन पे, ये इसी फॉर्म में किया गया. बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर जो किया गया, इसी फॉर्म में किया गया है. सो दैट इज इट. एप्लीकेशंस का है स्टेम सेल का, तो बायोमेडिसिन, रिसर्च डेवलपमेंट, रीजनरेटिव मेडिसिन में इसका काफी यूज देखने को मिलता है. इंडिया में दिस फॉल्स इनटू द कैटेगराइजेशन ऑफ ड्रग. तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के हिसाब से स्टेम सेल का जो भी ये थेरेपी है, दैट इज द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट. कमिंग टू समथिंग कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. इसको इमेजिन करने के लिए ऐसे इमेजिन करो दैट योर बॉडी इज लाइक अ सिटी. ठीक है? एक सिटी है, उसके अंदर क्या है? देयर इज कोई पावर स्टेशन तो होगा. ठीक है? पूरी सिटी की जो एनर्जी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए कोई पावर सेंटर होना चाहिए या पावर स्टेशन होना चाहिए. अब उस पावर स्टेशन को रन करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगी, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा. ठीक है? सो ये जो सिटी है, दैट इज योर बॉडी, राइट? जो पावर स्टेशन है इसके अंदर, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट इज द पावर हाउस या पावर स्टेशन इनसाइड योर बॉडी. जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो डीएनए है, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. दैट इज बेसिकली इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि कैसे वो माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करना चाहिए, उसका डीएनए, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. नाउ क्या है कंटेक्स्ट न्यूज का? तो रिसेंटली दिल्ली पुलिस हैज यूज्ड डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइलिंग टू एस्टैब्लिश द विक्टिम आइडेंटिटी. इसके लिए न्यूज मेरा. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है? इट इज अ मेथड यूज्ड बाय फोरेंसिक साइंटिस्ट टू एग्जामिन बायोलॉजिकल आइटम्स ऑफ एविडेंस फ्रॉम क्राइम सीन्स. मतलब कोई भी फोरेंसिक डिपार्टमेंट है, उसको बायोलॉजिकल आइटम्स लेनी है. फॉर एग्जाम्पल आपका हेयर, बोन, टीथ, उसमें से उसको निकालना है कि किसकी बॉडी है, क्या है, उसके लिए इसको यूज कर सकते हो. अब इसको यूज क्यों किया जा रहा है वो देखो. इट इज बीइंग यूज्ड where there are low concentration of degraded DNA. मतलब जहां पे डीएनए नहीं मिल रहा वहां पे आप यूज कर रहे हो आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये क्या है. तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज अ सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड एंड इनहेरिटेड मैटरनली. ये मदर के तरफ से आने वाला डीएनए है. ओके, नाउ
ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है यहां पे। तो हमने जैसे बात करी कि वाई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज यूज्ड फॉर फोरेंसिक्स, उसके दो रीजंस है। फर्स्ट, इट इज मोर स्टेबल दैन डीएनए, डीएनए से ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी वजह से इसकी जो लाइफ है दैट इज लॉन्गर, सो इट इज मोर स्टेबल देन डीएनए, दैट इज व्हाई द लाइफ इज लॉन्गर। क्यों ऐसा होता है? तो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, while the nuclear DNA is inherited from both parents, mitochondrial DNA is inherited only from the mother. This means that mitochondrial DNA remains relatively unchanged through generations. तो जो आपका नॉर्मल डीएनए वो कैसे आ रहा है? वो दोनों पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है, दैट इज न्यूक्लियर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है? वो मदर के साइड से आ रहा है इंटायरली, सो इसमें फादर का रोल नहीं है, दैट इज व्हाई इट रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू द जनरेशंस। सेकंड, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो ज्यादा है नंबर में कंपेयर टू न्यूक्लियर डीएनए। तो इन फोरेंसिक केसेस जहां पे न्यूक्लियर डीएनए नहीं अवेलेबल है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है, कोई भी सैंपल से, आपका हेयर हो गया, बोन हो गया, टीथ हो गया, वहां से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिल जाएगा। दिस इज बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया तो आपके हर इट इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स विद इन योर सेल्स, जबकि जो डीएनए वो तो एक ही है, राइट? तो इन ईच माइटोकॉन्ड्रियन इट कंटेन्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, सो दैट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर यूजिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉर दिस पर्पस। ओके, अब दूसरा इसमें यही चीज यहां पे लिखी है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्यों यूज हो रहा है, तो इट हैज हाई कॉपी नंबर। तो जैसे मैंने आपको बोला, मोस्ट ह्यूमन सेल्स कंटेन हंड्रेड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीनोम कॉपीज, इसकी वजह से इसको यूज किया जा रहा है। सो दैट इज इट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट, नैनो यूरिया, ये हमने काफी कवर कर ही लिया है, जो PT65 का ओरिजिनल लेक्चर है साइंस टेक का, उसके अंदर क्या है, ये नैनो फर्टिलाइजर है। इट कंटेन्स नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल्स, 4% इसका नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होता है। कौन इसको सेल कर रहा है? तो इफको इसको सेल कर रहा है। कैसे ये बनाया जाता है? तो समथिंग कॉल्ड एज ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर यूज्ड दैट कीप द नैनो पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन स्टेबल, उसको स्टेबल रखने के लिए ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का यूज किया जा रहा है। क्या गवर्नमेंट सब्सिडी देती है नैनो यूरिया पे? तो जवाब है नहीं, देयर इज नो गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन नैनो यूरिया। रेलेवेंस क्या है? तो बेसिकली हमने देखा था एफिशिएंसी इसकी ज्यादा होती है, जो आपकी नॉर्मल यूरिया उसकी 30-40% होती है, इसकी आपको 80% देखने को मिल जाएगी एफिकेसी। क्यों होती है एफिकेसी ज्यादा? बिकॉज क्वांटम इफेक्ट्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स, तो नैनो स्केल पे उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है इसके लिए। एंड सेकेंडली, इंक्रीज सरफेस एरिया होता है आपके नैनो यूरिया का, दैट इज व्हाई। नेक्स्ट, देयर इज आईटी इन कंप्यूटर, इसमें पहला आर्टिकल इज माइक्रो एलईडीज। तो रिसेंटली माइक्रो एलईडीज पे काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज आर शोइंग देयर इंटरेस्ट। तो व्हाट इज माइक्रो एलईडीज? दे आर माइक्रोस्कोपिक एलईडीज, इसका नाम ही है माइक्रोस्कोपिक एलईडीज विच सेल्फ इल्यूमिनेट, मतलब खुद से इल्यूमिनेट होती है और पर डिस्प्ले पिक्सल, नॉट जस्ट लाइक एन ओएलईडी। ओएलईडी क्या होता है? ऑर्गेनिक एलईडी। ईच माइक्रो एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर दैट रिसीव्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। हर माइक्रो एलईडी इट इज लाइक अ स्मॉल सेमीकंडक्टर इन इटसेल्फ, यहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है। ओके, सो इमेजिन कि एक आपको हाउस बिल्ड करना है, राइट? तो आप उस हाउस बिल्ड करने में व्हाट विल यू डू? बहुत पैसा लगेगा। अगर आप सपोज बॉम्बे जैसी सिटी में रह रहे हो तो बहुत सारा पैसा लगेगा। तो अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि यू बिल्ड अ हाउस इन सम विलेज एंड देन यू कैन टेक दैट हाउस पूरा का पूरा टू द सिटी, वुडंट दैट बी ग्रेट? मतलब आपको जो भी वर्कर्स को पैसा देना है, या फिर जो सीमेंट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पेंट आ रहा है, वो सस्ते में मिल जाएगा विलेजेस में। तो दैट इज हाउ यू कैन डू इट। सो सिमिलर चीज है आपकी माइक्रो एलईडी। व्हाट आर यू डूइंग विद माइक्रो एलईडी? बेसिकली आप जो छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स है उसको साथ में जोड़ रहे हो एंड देन यू आर मेकिंग इट इन वन पैनल। सो ये जो यहां पे चीज लिखी है, इफ यू सी क्लोजली, यहां पे लिखा है मैसिव ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, राइट? दिस इज नथिंग बट जो मैंने अभी आपको प्रोसेस समझाया, विच इज कि यू आर बिल्डिंग अ हाउस एंड यू आर बेसिकली टेकिंग मिलियंस, जो भी आपके मिलियंस ऑफ माइक्रो एलईडी डिवाइसेस है, उसको यू आर टेकिंग टू अनदर एक पैनल एंड उसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हो। इससे क्या फायदा होगा कि व्हेन यू ऑपरेट एट अ स्केल, तो कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है उस चीज की, ठीक है? सिमिलरली जैसे आप हाउस बिल्ड करोगे विलेज में, चीपर होगा, राइट? सारा फर्नीचर, लाइट सब इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद यू ट्रांसफर इट टू अ न्यू सिटी। तो इवन दो न्यू सिटी में बनाते तो बहुत एक्सपेंसिव होता, नाउ इट इज चीपर। दैट इज हाउ माइक्रो एलईडी ऑल्सो वर्क्स। नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या है माइक्रो एलईडी के? तो पहली चीज लिखिए सेल्फ एमिसिव। इसका क्या मतलब है? सेल्फ एमिसिव डिस्प्ले का मतलब है इट रिफर्स टू टाइप ऑफ डिस्प्ले जहां पे ईच इंडिविजुअल पिक्सल अपनी लाइट एमिट करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? बेसिकली मतलब क्या है इसका?
आत्मनिर्भर पिक्सल है वो, ठीक है, मतलब खुद पे रिलायंट है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है। जबकि जो आपका नॉर्मल एलईडी होता है ना, ट्रेडिशनल जो एलईडी होता है, उसमें बैकलाइट होती है, एक्सटर्नल लाइट होती है, बैकलाइट होती है ना। बैकलाइट कीबोर्ड आपने सुना होगा, दैट इज वेयर दिस वर्ड कम फ्रॉम। तो आपका बैकलाइट होता है इसमें, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सेल्फ एमिटिंग है, खुद की रोशनी खुद ये दे रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट विच इज लिमिटलेस स्केलेबिलिटी, के रेजोल्यूशन फ्री है, रेशियो फ्री है, फ्री साइज फ्री भी है, ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा ब्राइटर है, ज्यादा ड्यूरेबल है ना, ज्यादा कलर्स मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपैरिजन देख लो इसके अदर डिस्प्लेस के साथ, तो पिक्सल में जैसे देखा एलसीडी जो आपका है दैट इज बैकलिट डिस्प्ले, यहाँ पे बैकलिट डिस्प्ले है। ओएलईडीज में क्या है, सेल्फ एमिसिव डिस्प्ले, मतलब खुद से एमिट कर रहा है। सेम एमएलईडी जो आपका माइक्रो एलईडी है उसमें भी सेम वाला फंक्शनिंग है, विच इज सेल्फ एमिसिव डिस्प्ले। एलईडी मेकअप मटेरियल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक एलईडी बैकलाइट चलती है, यहाँ पे ऑर्गेनिक एलईडी लाइट चलती है आपके ओएलईडी में, उसका नाम ही ओएलईडी है ना, इट कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक एलईडी। एंड जो आपका माइक्रो एलईडी है उसमें इनऑर्गेनिक एलईडी चलता है। सो दिस इज द अदर डिफरेंस। ब्राइटनेस में सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा, माइक्रो एलईडी। लाइफ स्पैन में सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा, माइक्रो एलईडी। रिस्पॉन्स टाइम किसका सबसे फास्ट होगा, माइक्रो एलईडी का। तो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड इट। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वांटम कोहेरेंस। तो क्वांटम कोहेरेंस पढ़ने से पहले आई वांट टू आस्क यू समथिंग, हैव यू वॉच्ड सच अ डांस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बैलरीना बोलते हैं, है ना। बैलरीना मतलब बहुत सारी लेडीज दे डांस टुगेदर इन सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म, राइट, दैट इज कॉल्ड बैलरीना। अब सपोज ऐसे कोई डांस में, ठीक है, बहुत अच्छे से ये लोग सिंक में डांस कर रहे हैं, इसमें अगर मैं बीच में चिल्ला दूं या फिर कुछ टॉर्च या लेजर मार दूं, डू यू थिंक इट विल अफेक्ट देम? तो यस, उनका पूरा जो सिंक्रोनाइजेशन है वो टूट सकता है ना, बिकॉज किसी के भी आंख में फ्लैश चली गई या कुछ भी हो गया तो इट विल ब्रेक दैट सिंक। सिमिलरली देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग एट अ वेरी स्मॉल लेवल, जो आपका पार्टिकल लेवल है उस पर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम कोहेरेंस। When particles are in a state of quantum coherence, it is like they are dancing together in perfect synchronization, just like this group of dancers. जब क्वांटम कोहेरेंस की स्टेट में जब पार्टिकल्स होते हैं तो ऐसा होता है कि वो लोग साथ में डांस कर रहे हैं परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में। बट जैसे ही हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं या उनसे इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं, दिस कोहेरेंस, दिस सिंक्रोनाइजेशन ये डिस्टर्ब हो सकती है। इट इज लाइक अ सडन विजुअल या साउंड डिस्ट्रैक्शन इन अ परफॉर्मेंस। कोई परफॉर्मेंस चल रहा है, उसमें आपने कुछ आवाज कर दिया, कुछ विजुअली कुछ कर दिया, तो दैट कुड बी अ डिस्ट्रैक्शन। अब क्वांटम कोहेरेंस क्या है, तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक क्वांटम कोहेरेंस देखने को उनको मिला, विच इज वाई ये न्यूज में था। अब क्या हुआ, इसमें हुआ क्या, तो बेसिकली एक चीज होती है क्वांटम डॉट्स। क्या होता है क्वांटम डॉट्स, ऐसे समझो कि देयर इज एक डॉट्स, बहुत सारे छोटे छोटे बीड्स हैं, जैसे हम लोग बीड्स पहनते हैं ना, माला होती है उसमें बीड्स पहनते हैं। तो क्वांटम डॉट्स क्या है, दे आर लाइक स्मॉल बीड्स विच आर एमिटिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द लाइट दैट इज थ्रोन अपॉन देम। मतलब अगर आप रेड लाइट डालोगे तो वो ब्लू देगा या जो भी देगा, ठीक है, दैट विल डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर क्वांटम डॉट। तो इतने छोटे छोटे बीड्स के साइज के जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटम डॉट्स। ओके, दे कैन एमिट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, या फिर जो उन पे लाइट फेंकी जा रही है उसके बेसिस पे। अब इसका एप्लीकेशन कहां आएगा, टीवी, कंप्यूटर्स, मेडिसिन, सोलर सेल्स, यहां सब जगह पे। ये यूपीएससी मेनली एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछता है, इसके लिए मैंने एप्लीकेशंस स्टिकी नोट्स में डाले हुए हैं। अब अगर आपको टेक्निकली थोड़ा बहुत समझना है तो बस मैं इतना बताऊंगा कि स्पिन फोटोन इंटरफेसेस के बेसिस पे चलता है। स्पिन फोटोन का मतलब क्या है, स्पिन का मतलब क्या है, पहले ये समझो। स्पिन का मतलब होता है या तो अप या तो डाउन, ऐसे हर पार्टिकल को ना इस वे में कैटेगराइज किया जाता है। फोटोन क्या होता है, एज यू नो, फोटोन मतलब लाइट से रिलेटेड चीजें होती है, राइट, लाइट से रिलेटेड चीजों को हम फोटोन बोलते हैं। अब ये स्पिन फोटोन इंटरफेसेस क्या करते हैं, बेसिकली आपकी कन्वर्ट करते हैं स्टेशनरी जो क्वांटम इंफॉर्मेशन है, विच इज कि वेदर इट इज अप या डाउन, ये वाली इंफॉर्मेशन को ये लोग कन्वर्ट करते हैं इन लाइट, मतलब फोटॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिन फोटोन इंटरफेस। अब क्वांटम डॉट्स जो है, दे आर द मोस्ट एफिशिएंट स्पिन फोटोन इंटरफेस जो अभी तक हमें मिले हुए हैं, दैट इज इट। नेक्स्ट इज डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट एट ऑल। इसको ट्राई ने बेसिकली रिलीज किया है, कंसल्टेशन पेपर इसके लिए न्यूज में था, नॉट रियली इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द ब्रॉडबैंड का डेफिनेशन में चेंज आया है। क्या चेंज आया है, तो पहले ब्रॉडबैंड को माना जाता था 5 and 2 kbps अगर कनेक्शन की स्पीड आ रही है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड। लेकिन अब क्या कर दिया है, मिनिमम डाउनलोड स्पीड को
2 Mbps बता दिया है सरकार ने. सो दिस इज हाउ ब्रॉडबैंड का डेफिनेशन हैज चेंज्ड इन इंडिया. समथिंग कॉल्ड एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs. तो रिसेंटली मेटा जो है, विच इज बेसिकली फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, दे हैव रिलीज द लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा AI, विच इज कॉल्ड द लामा. लामा क्या है? तो अब आपने चैट GPT का नाम सुना होगा, आई होप, है ना. चैट GPT क्या है? एक तरीके से AI बेस्ड टूल है, कम्युनिकेशन टूल है. सिमिलरली ऐसा टूल है लामा. अब यूपीएससी क्या पूछ सकता है? टाइप्स ऑफ जो भी है उसको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है. तो GPT 3 और 4 किसका है? ओपन AI नाम की कंपनी का है. बर्ट या बार्ड किसका है? वो गूगल का है. मेगाट्रॉन किसका है? एनवीडिया करके कंपनी है, उसका है. लामा किसका है? मेटा या फेसबुक का है. तो ये सारे एक टाइप के टूल्स है. LLMs का मतलब क्या होता है? आई होप यू नो, दे आर बेसिकली AI सिस्टम्स. ये क्या AI सिस्टम्स होते हैं जो बहुत सारा डेटा जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कंज्यूम करते हैं फ्रॉम आर्टिकल्स, न्यूज रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, और उसके बाद आप उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो एंड वो प्रेडिक्ट कर सकता है बहुत सारी चीजें. न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग, ये सब मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में कवर कर लिया है. भाषिणी मिशन क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की ये एक मिशन है, विच इज बेसिकली लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है. इससे क्या होगा? जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ठीक है, इंडिया की, उसको उसमें ये कन्वर्ट कर देगा, जो भी टेक्स्ट होगा उसको. तो इट इज लाइक अ ट्रांसलेटर मशीन, कोई भी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है. सो इट विल मेक यूज ऑफ AI एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो वो काफी हेल्प करेगा इंडियन MSME स्टार्टअप्स को, एक्सेट्रा. USB की जो स्टैंडर्ड है वो अभी रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इंट्रोड्यूस करी है. USB-C टाइप जो हम लोग फोन में चार्जिंग के लिए यूज करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है BIS ने. तो इसमें बस काम का यही है कि कौन स्टैंडर्डाइज करता है, तो BIS करता है, इतना ही जानना था. डेटा एम्बेसीज क्या होता है? डेटा एम्बेसीज अभी सेटअप करने की बात कही गई थी, जो हमारा यूनियन बजट था उसके अंदर. डेटा एम्बेसी का मतलब क्या है? कोई फॉरेन स्टेट, फॉर एग्जांपल US, अगर हमारे इंडिया में कोई डेटा सेंटर खोलता है एंड अब उसके जो लॉज लगते हैं, वहां के जो डेटा सेंटर्स पे US के जो लॉज लगते हैं, वो उसके इस वाले डेटा सेंटर पे भी वही लॉज लगे, दैट इज कॉल्ड डेटा एम्बेसी. इट रेफर्स टू द सर्वर रिसोर्सेज owned and maintained by a nation state outside its territorial boundaries according to its own laws. मतलब उसके खुद के लॉज के हिसाब से. ऐसा नहीं कि मतलब इंडिया में उसने खोला है तो इंडिया के लॉज लगेंगे, नहीं, US के ही लॉज लगेंगे. क्या फायदा है इसका? इट बेसिकली इंश्योर्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ स्टेट एंड इट्स डिजिटल सर्विसेज इन केसेस ऑफ साइबर अटैक या नेचुरल डिजास्टर. अगर नेचुरल डिजास्टर या साइबर अटैक होगा तो ये सेफ रहेगा, राइट, उनकी जो भी सर्विसेज है वो. तो दिस इज अंडर द वियना कन्वेंशन, इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है. एस्टोनिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने डेटा एम्बेसी अपने टेरिटोरियल बाउंड्रीज के बाहर सेटअप करी थी. गगनयान इसरो का मिशन है. तो रिसेंटली उसके कोई इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स ऑफ द क्रू मॉड्यूल जो है उसको टेस्ट किया गया था. इसरो के बारे में आई थिंक यू नो ऑल दीज थिंग्स. तो गगनयान मिशन क्या कर रहा है? बेसिकली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है टू द लो अर्थ ऑर्बिट. लो अर्थ ऑर्बिट में एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लेके जानी है, उसका ये मिशन है. इसमें 3 फ्लाइट्स है, 3 स्पेस फ्लाइट्स होगी. वी विल सी व्हाट इट इज. एंड लास्टली एक व्योम मित्रा करके ह्यूमनॉइड, बेसिकली ह्यूमन जैसी दिखने वाली रोबोट जो है वो भी जाएगी, राइट. 3 मॉड्यूल्स है गगनयान के. फर्स्ट इज द क्रू मॉड्यूल. तो क्रू मॉड्यूल इज क्या? जहां पे क्रू मेंबर्स जो होंगे, जो जाएंगे, जो भी ह्यूमंस जाएंगे इसमें, वो लोग क्रू मॉड्यूल में रहेंगे. सेकेंड इज द सर्विस मॉड्यूल. सर्विस मॉड्यूल में क्या है? जो भी रॉकेट जाएगा या स्पेसशिप, स्पेसक्राफ्ट जाएगा, उसको पावर करने के लिए कुछ चाहिए, है ना, कुछ प्रोपेल करने के लिए चाहिए, कुछ जो भी उसके चीजें होंगी, है ना, हीट मैनेजमेंट की या फिर ग्रेविटी को मैनेज करने के लिए, वो सारी चीजें सर्विस मॉड्यूल में होगी. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑर्बिटल मॉड्यूल व्हिच विल ऑर्बिट द अर्थ एट पूरे अर्थ को ऑर्बिट करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मॉड्यूल. तो ये यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली इन लोगों ने दिया हुआ है. नेक्स्ट इज चंद्रयान 3. चंद्रयान 3 क्या है? तो एज वी हैव कवर्ड मेजर मिशंस टू द मून, डिफरेंट कंट्रीज की, हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था. इसमें से नया जो इन लोगों ने इस बार ऐड किया विच इज इजराइल का बेरेशीट. तो ये थोड़ा सा देख लेना. बाकी वी हैड कवर्ड चांगी, आर्टेमिस, लूना 1, लूना 2, USSR का एवरीथिंग. तो अभी क्या है? चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल जो भी क्रिटिकल स्टेप्स चाहिए उसके सक्सेसफुल लॉन्च के लिए, उसके लिए टेस्ट इन लोगों ने डाले. तो क्या है? 3 पॉसिबल लैंडिंग साइट्स इन लोगों ने आइडेंटिफाई करी ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून. तो याद रखना साउथ पोल पे उतारने की बात है इन चंद्रयान 3. क्या होंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग. सेकंड इज जो रोवर बनेगा उसको इट हैज टू मूव ऑन द मून. एंड थर्ड इज इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा. बस इसमें एक चीज याद रख लो कि रामभा करके देयर इज समथिंग, जो ये रोवर है ना, इसका नाम रामभा है.
तो रोवर का जो नाम है दैट इज रामबा, एंड प्रोपल्जन मॉड्यूल मतलब उसको हवा में रख करने के लिए जो प्रोपल्जन चाहिए वो प्रोपल्जन मॉड्यूल देगा, एंड इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है. सो रामबा याद रखना, दिस इज काइंड ऑफ अ रोवर मॉड्यूल. नेक्स्ट लॉन्च किस पे करेंगे? GSLV Mark 3 पे करेंगे. दैट इज इट. वोल्केनिक रॉक्स ऑन मून नॉट रियली इंपॉर्टेंट. बस ये देख लो कि जो मून है ना उसका क्रस्ट है और उसका जो मैंटल है उसके बीच में एक नया लेयर इन लोगों को अभी रिसेंटली मिला है, विच इज कॉल्ड द क्रीप लेयर. ठीक है, क्रीप लेयर का क्या मतलब है? बेसिकली इट इज डिपॉजिट्स ऑफ पोटेशियम, रेयर अर्थ मेटल्स एंड फॉस्फोरस. दीज आर नॉट द क्रीप्स दैट यू फाइंड इन योर DMs. दिस इज समथिंग एल्स. नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार निसार सैटेलाइट. निसार सैटेलाइट क्या है? इसरो ने रिसेंटली निसार सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया फ्रॉम द US स्पेस एजेंसी. अब नासा इसरो का ये जो SAR सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है? इट इज बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एज वेल एज इसरो. तो नासा और इसरो मिलकर इसको लॉन्च कर रहे हैं. क्या करेगा ये काम? तो ये बेसिकली पूरा जो इंटायर ग्लोब है उसको मैप करेगा इन 12 डेज, एंड जो भी डिफरेंट अर्थ के इकोसिस्टम है, आइस मास है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको ये बताएगा. अब इसमें नासा क्या काम कर रहा है और इसरो क्या काम कर रहा है? इसमें दो बैंड्स यूज हो रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन. वन इज कॉल्ड द L बैंड एंड द अदर इज कॉल्ड द S बैंड. जो L बैंड है वो नासा प्रोवाइड करेगा, S बैंड जो है वो इसरो प्रोवाइड करने वाला है. L और S बैंड होता क्या है? तो L बैंड जो है वो एक लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड है, S बैंड जो है वो एक हायर फ्रीक्वेंसी बैंड है. उसके बारे में यहां पे इन लोगों ने डिटेल में दिया हुआ है. आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ UPSC प्रीलिम्स. नाउ इसरो के बाकी क्या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ये थोड़े से देख लो. मेगाट्रॉपिक्स MT, ये किसके साथ है? फ्रांस के साथ हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, इसमें क्या करेंगे? ट्रॉपिकल एटमोस्फेयर को स्टडी करेंगे. नाम में ही ट्रॉपिक्स है ना, तो ट्रॉपिकल एटमोस्फेयर को स्टडी करेंगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सरल. सरल क्या है? ओशन को देखेंगे स्पेस से. और ऑल्टीमीट्री मतलब ऑल्टीट्यूड का जो भी स्टडी होती है ना, इट इज कॉल्ड ऑल्टीमीट्री. उसके हिसाब से पूरा का पूरा हम स्टडी करेंगे ओशंस को. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लूपेक्स विच इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन. ये किसके साथ है? जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ है. यहाँ पे मून के साउथ पोल पे जो भेजने वाले लैंडर रोवर, उसके लिए भी आर कोलैबोरेटिंग विद देम. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज तृष्णा. तृष्णा किसके साथ है? अगेन फ्रांस के साथ है, और ये भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन होगा. नेक्स्ट इज इंटेंडेड एप्लीकेशन क्या है ऑफ द मिशन? तो क्रायोस्फीयर को ट्रैक करेंगे, इकोसिस्टम रिसोर्सेज की ट्रैकिंग करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हेल्प करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट. तो इंडिया ने फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट रिसेंटली लॉन्च किया था प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा इन तमिलनाडु. नाउ व्हाट इज दिस? तो लेट अस अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल ऐसे सोचो कि आपके पास एक टॉय कार है. ठीक है, उसमें आपने एक बलून साथ में उसके अटैच कर दिया. इफ यू ब्लो द एयर इन द बलून, तो ऐसे समझो कि वो एयर ब्लो करने से बलून में वो आपकी गाड़ी और आगे मूव करेगी. तो सपोज उसको ऐसे समझ लो एक तरीके से फ्यूल है आपका, वो जो बलून है इट इज प्रोवाइडिंग फ्यूल टू दैट कार. नाउ इन हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट सिमिलर एक मैकेनिज्म यूज होता है, एक सॉलिड फ्यूल यूज होता है. वो क्या करता है? इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द पावर लाइक द इन्फ्लेटेड बलून. इन्फ्लेटेड बलून के जैसे वो ज्यादातर पावर जो है प्रोवाइड करता है. और जो आप फूक मार रहे हो राइट उस बलून में, दैट इज लाइक द ऑक्सीडाइजर, द लिक्विड ऑक्सीडाइजर जो उसके अंदर है. सॉलिड फ्यूल है जो कि सबसे ज्यादा जो पावर है वो दे रहा है, विच इज योर बलून. एंड सेकंड एक लिक्विड ऑक्सीडाइजर है जो आप हवा डाल रहे हो उस बलून में, उसके हिसाब से कंबशन प्रोसेस को हेल्प कर रहा है. सो दिस इज व्हाट योर साउंडिंग रॉकेट या हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट्स आर. नाउ ये 1 या 2 स्टेज प्रोपेलेंट हो सकता है रॉकेट्स यूज फॉर अपर एटमॉस्फेरिक रीजन्स एंड फॉर स्पेस रिसर्च. उसके लिए इसको यूज किया जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जाएगा, ये सिर्फ अपर एटमॉस्फेयर या फिर थोड़ा बहुत स्पेस रिसर्च के लिए काम आएगा. नाउ साउंडिंग रॉकेट्स का मतलब क्या है? साउंड का मतलब ये नहीं कुछ साउंड से रिलेटेड, इट इज बेसिकली मेजरमेंट से रिलेटेड चीज है. ठीक है, मेजरमेंट्स करने के लिए इसको यूज किया जाएगा. हाइब्रिड रॉकेट्स दो टाइप के डिफरेंट प्रोपेलेंट्स यूज करते हैं, सॉलिड एंड या फिर गैस या लिक्विड. थुम्बा जो है एज यू नो ये केरला में है. इसको क्यों चूज किया गया था एज द लॉन्चिंग साइट? बिकॉज ये मैग्नेटिक इक्वेटर के पास आता है. नाउ दिस इज अनदर UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि क्यों थुम्बा को चूज किया गया एज अ साइट. तो फर्स्ट इट इज नियर द मैग्नेटिक इक्वेटर. नाउ यू शुड नो दैट मैग्नेटिक इक्वेटर इज नॉट द सेम एज योर ज्योग्राफिकल इक्वेटर. वो सेम चीज नहीं है, वो डिफरेंट चीज है. सेकेंड ऑल्सो इट इज सेफर, है ना. अगर वो लॉन्च फेल भी होता है तो आपका पानी में जाके गिरेगा, इसके लिए भी इसको यहां पे रखा गया था. अब साउंडिंग रॉकेट्स का जो इसरो लॉन्च करता है उसके नाम या सीरीज क्या है? तो रोहिणी उसकी सीरीज है. ठीक है, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट.
दिस इज द प्रोग्राम. नेक्स्ट जुपिटर के मून्स. तो जुपिटर हैज बीटन सैटर्न टू बिकम द प्लैनेट विथ मोस्ट मून्स. सबसे ज्यादा मून्स वाला प्लैनेट बन गया है. तो कौन से मून्स है? तो लो, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो. गैनीमीड जो है इट इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, नॉट जस्ट फॉर जुपिटर बट इन द सोलर सिस्टम सबसे बड़ा गैनीमीड है. ठीक है. एंड इट इज द ओनली मून नोन टू हैव इट्स ओन इंटरनली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड. इंटरनली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यही है गैनीमीड. क्वाओर. ठीक है. क्वाओर क्या है? तो क्वाओर ये रहा. इट इज बेसिकली ड्वार्फ प्लैनेट. ठीक है. क्या है? छोटा सा ड्वार्फ प्लैनेट है जिसके पास सैटर्न लाइक रिंग या डस्ट देखने को मिलता है. ठीक है. द रिंग्स आर आउटसाइड द रोचे लिमिट. रॉश लिमिट क्या है? तो रॉश लिमिट इज बेसिकली अ मिनिमम डिस्टेंस टू विच अ लार्ज सैटेलाइट कैन अप्रोच इट्स प्राइमरी बॉडी विदाउट बीइंग टोन अपार्ट बाय इट्स टाइडल फोर्सेस. फॉर एग्जांपल अगर यहां अर्थ है और यहां पे छोटा सा मून है, तो मून अर्थ के कितना पास आ सकता है बिफोर बीइंग श्रेडेड, मतलब वो ये टूट जाए पूरी तरह से, इतना कितना पास आ सकता है, इसको हम बोलेंगे रॉश लिमिट. कि कितना मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक वो अप्रोच कर सकता है प्राइमरी बॉडी को, दैट इज द अर्थ, विदाउट बीइंग टोन अपार्ट बाय द टाइडल फोर्सेस. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड रॉश लिमिट. नाउ क्वाओर क्या है? तो क्वाओर बेसिकली सेवेंथ लार्जेस्ट ऑफ द नोन ड्वार्फ प्लैनेट्स है. ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? तो इसकी 4 कंडीशंस होती है कि एक तो इट शुड ऑर्बिट द सन, सेकंड इट शुड हैव इनफ मास टू अज्यूम अ राउंड शेप, तो नियरली राउंड शेप इसको मिल जाए, दैट इज द सेकंड कंडीशन. तीसरा क्या है? इट हैज नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, मतलब अभी उसके नेबरहुड में बहुत सारे डिफरेंट प्लैनेट्स या एस्टेरॉइड्स या कुछ ना कुछ है. एंड चौथा, इट इज नॉट अ मून. दिस इज द लास्ट कंडीशन. तो ये 4 कंडीशंस है फॉर अ ड्वार्फ प्लैनेट. ट्रांस नेपच्यूनियन प्लैनेट है, मतलब ऑर्बिट्स द सन बियॉन्ड द, सबसे जो हमारा नेपच्यून है उसके भी बाहर ये ऑर्बिट करता है सन को. समथिंग कॉल्ड एज स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड. नाउ व्हाट इज दिस? ऐसे इमेजिन करो कि जो हमारी मिल्की वे है ना, वो एक बड़ी सिटी है, फॉर एग्जांपल दिल्ली. ठीक है. दिल्ली जैसी बड़ी सिटी है आपका मिल्की वे. इसके आसपास जो 2 छोटे मोटे टाउन होंगे ना, उसको हम बोलेंगे मैगेलेनिक क्लाउड्स. तो हमारा जो, अगर हम इस पूरे कॉस्मोस को अगर हम एक स्पेशल स्केल पे देखें, तो हमारा जो मिल्की वे हुआ वो एक बड़ी सिटी हुआ, और आसपास के जो 2 नेबरिंग टाउन्स हुए उसको हम स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड बोलेंगे. तो आपका दिल्ली और नोएडा गुड़गांव जैसा सिचुएशन हो गया. सो ये क्या है? ये दोनों बेसिकली हमारा जो गैलेक्सी है उसके आसपास ऑर्बिट करने वाली 2 गैलेक्सीज है. सो दीज आर 2 गैलेक्सीज विच आर कॉल्ड द स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड्स. तो ये नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, दे हैव फाउंड अ स्टार फॉर्मेशन इन द डायनामिक क्लस्टर विच इज विद इन द एसएमसीज. नेक्स्ट, मीटेरॉइड्स के बारे में. आई होप यू नो मीटेरॉइड्स क्या होता है. जब वो अर्थ के एटमोस्फेयर में अगर आते हैं एंड दे बर्न अप, तो उसको मीटियोर्स बोलेंगे. और अगर वो अर्थ तक पहुंच गए, ठीक है, बिफोर बर्निंग, देन इट इज कॉल्ड मीटियोराइट. ऐसा ही एक ऑबराइट मीटियोराइट जो है, वो क्या होता है? तो बेसिकली दियोदार में, जो गुजरात में दियोदार है, वहां पे 2022 में मीटियोराइट गिरा था. ठीक है. अब वो इंडिया का फर्स्ट ऑबराइट मीटियोराइट है. तो इट इज बेसिकली टाइप ऑफ मीटियोराइट जो कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक से बनता है. ठीक है. ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान दिया बहुत है. तो दैट इज इट. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज सॉलिटरी वेव. अब ये क्या होता है? अब ऐसे समझो आप कहीं स्विमिंग पूल में स्विम करने गए, आपने एक जोर से स्प्लैश किया पानी में. तो सॉलिटरी वेव क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेव दैट सीम्स टू ट्रैवल ऑन इट्स ओन विदाउट स्प्रेडिंग आउट फर्दर या विदाउट गेटिंग स्मॉलर. तो मतलब वो जैसी स्टार्ट हुई थी वैसी की वैसी वो पूरी फ्लो करती जा रही है वो वेव. दैट इज कॉल्ड अ सॉलिटरी वेव. ठीक है. मतलब वो चेंज नहीं हो रही इन एनी फॉर्म. सो वो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस. नाउ इसको यहां पे कैसे लिखा है? तो जो मेवन स्पेसक्राफ्ट है नासा का, ठीक है, कहां पे जा रहा है? ये मार्स पे जाता है. नासा का जो स्पेसक्राफ्ट है उसने इसकी एविडेंस देखी है फर्स्ट टाइम. तो इंडियन साइंटिस्ट ने उसमें हेल्प करी है कुछ. नाउ ये क्या होता है? देयर शेप एंड साइज आर लेस अफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोपगेशन. जैसे मैंने आपको बताया, वो चेंज नहीं हो रहा उसकी शेप या साइज में. तो मेवन जो है, एज आई टोल्ड यू, नासा का मिशन है. शुक्रयान, इसरो वीनस मिशन है, उसको शुक्रयान नाम दिया गया है. अब वो लॉन्च होने वाला था पहले, लेकिन उसको डिले कर दिया है 2031 तक. क्यों? बिकॉज उस टाइम पे अर्थ और जो वीनस है ना, दे विल बी अलाइंड इन अ वेरी गुड फॉर्म, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ फ्यूल लगेगा वो कम हो जाएगा. दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट. वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निकूल कॉस्मोस, एक टेक स्टार्टअप है, उसने लॉन्च किया है. एंड इसका नाम क्या है? अग्निलेट. तो बस इतना याद रख लो कि एक प्राइवेट फर्म है, उसने अग्निबान या अग्निकुल कॉस्मोस जो नाम है उसका, उसने अग्निबान, अग्निलेट, ये 2 नाम के जो भी लॉन्च करे व्हीकल्स. नेक्स्ट, डॉपलर वेदर रेडार्स क्या है? तो IMD जो है, इट सेड के
IMD पूरा का पूरा जो एंटायर इंडिया है, इट विल बी अंडर द DWR विच इज द डॉपलर वेदर रेडार, उसके नेटवर्क के अंदर आ जाएगा बाय 2025। नाउ डॉपलर रेडार क्या होता है? तो आपने बचपन में देखा होगा, डॉपलर इफेक्ट सुना होगा। डॉपलर इफेक्ट क्या होता था? सपोज यहाँ पे आप हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा है। अब एज यू मूव क्लोजर टू ईच अदर, तो देर इज अ चेंज इन द वेव फ्रीक्वेंसी। अगर वो भी आवाज करते हुए आ रहा है, आप भी आवाज करते हुए आ रहे हो, तो देर विल बी अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ वेव सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, दैट इज कॉल्ड द डॉपलर इफेक्ट। तो बस उसी के बारे में, इसको स्टडी करने के लिए ऐसे रेडार बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉपलर वेदर रेडार। ट्रांसफैट क्या है? तो डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज करी है, काउंटडाउन टू 2023, विच इज अ ट्रांसफैट एलिमिनेशन रिपोर्ट, उस पर लिखा गया है। तो ट्रांसफैट क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ट्रांसफैट बेसिकली क्या है? इट इज अ ट्रांस फैटी एसिड विच आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दैट कम फ्रॉम आइदर नेचुरल या फिर इंडस्ट्रियल सोर्सेज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल सोर्सेज से, नेचुरली भी ये ट्रांसफैट हमारे बॉडी में जनरेट होता है। नेचुरली कहां से? तो बेसिकली आपके रूमिनेंट से। रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? काउज, शीप, ये सब। सेकेंड होता है इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांसफैट, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आता है। तो जहां पे आप हाइड्रोजन ऐड करते हो वेजिटेबल ऑयल में, दैट इज कॉल्ड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ठीक है, क्योंकि पार्शियली आपने हाइड्रोजन इसमें ऐड किया, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांसफैट। यूज क्या है ट्रांसफैट का? कि एक तो ये सबसे बहुत इनएक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं। सेकंड, इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो काफी लंबी होती है। एंड लास्टली, ये जो टेक्सचर और टेस्ट है फूड का, उसको भी थोड़ा बेटर करते हैं। बट ड्रॉबैक क्या है? बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये इंक्रीज करते हैं हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को। ना हमारी बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, तो ये LDL इसको बोला जाता है, LDL कोलेस्ट्रॉल, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। एंड एक दूसरा होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स विच इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये इसको जो आपका LDL है वो आपकी हार्ट रिस्क को इंक्रीज कर देता है, विच इज वाई इट इज नॉट रिकमेंडेड कि यू टेक ट्रांसफैट। अब इसके लिए जो WHO है उसने क्या किया? तो एक रिप्लेस इनिशिएटिव है, वो WHO का चलता है, टू रिप्लेस द इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस TFA बाय 2023, दिस इज द रिप्लेस इनिशिएटिव। नेक्स्ट, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। तो इसके बारे में मैंने पूरा लास्ट वाले लेक्चर में समझाया ही था। आई हैव मेंशन्ड द अबाउट दिस। तो खाली देख लो थोड़ा डेफिनेशन के एंटिटीज क्या है। जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है ना, अभी सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा है, तो वहां पे जो डिजीजेस पाई जाती है फ्रॉम अफ्रीका, एशिया, योर सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, तो उन डिजीज को बोला जाता है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। निग्लेक्टेड क्यों? बिकॉज मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो होती है उनको ये होती है ज्यादातर। तो ये कैसे होती है? तो वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासिटिक वर्म्स, उसकी वजह से होती है। कहां पे क्यों कॉमन है वहां पे? क्योंकि वहां पे जो भी ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पे अच्छा क्लीन वाटर नहीं मिलता, क्लीन फूड नहीं मिलता, जो सैनिटेशन हाइजीन है वो भी नहीं होती, दैट इज वाई। एग्जाम्पल्स यहां पे मैंने दिए हुए हैं, सो यू कैन रीड इट देयर। नाउ इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ burden of the 10 major entities which is dengue, आपका lymphatic filariasis and leprosy etc etc। टाइप्स ऑफ एंटिटीज क्या होता है? तो यहां पे दिए हुए हैं, इसको समझने के लिए देखो। हेलमिंथ एंटिटीज क्या है? जो वर्म्स से कॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेस्टिनल वर्म्स, इंटेस्टाइन में सपोज आपके कोई वर्म्स है, पेट में कुछ खराब हो रहा है तो राउंड वर्म्स जैसे कोई वर्म्स हो गए, तो उससे जो आपको निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होगी उसको अपन कैटेगराइज करेंगे हेलमिंथ एंटिटीज में। प्रोटोजोअन एंटिटीज क्या होता है? जो सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ जो ऑर्गेनिज्म होता है उससे होने वाले एंटिटीज। एक और चीज होती है एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स मतलब एक्सटर्नल जो आपकी बॉडी पे अगर कोई पैरासाइट्स है, फॉर एग्जांपल बालों में जुए होती है ना, लाइस बोलते हैं उसको, या टिक्स हो जाती है, बहुत सारे एनिमल्स में भी टिक्स देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। तो एक्टो का मतलब क्या? बाहर, एक्सटर्नल। एंडो का मतलब अंदर, इंटरनल, ठीक है। तो एक्टोपैरासाइट्स इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ दिस। कमिंग टू WHO's पैंडेमिक ट्रीटी, तो ये क्या है? तो WHO के मेंबर ने फर्स्ट राउंड किया था अभी पैंडेमिक ट्रीटी करने के लिए। तो बेसिकली दो इनिशिएटिव चलाती है WHO फॉर डीलिंग विद द थ्रेट ऑफ फ्यूचर पैंडेमिक्स। पहली चीज है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, एंड सेकंड अब जो ये कर रहे हैं रिसेंटली विच इज न्यू पैंडेमिक ट्रीटी। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस क्या है? इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच WHO हैज हैंडल्ड द पैंडेमिक्स इन द रीसेंट पास्ट, ठीक है। अभी रीसेंट पास्ट में इसके थ्रू, ये गाइडलाइंस के थ्रू ये हेल्प मतलब इनको मिल रही थी। बट इस ये लीगली बाइंडिंग जो है रेगुलेशन है, ये लीगली बाइंडिंग भी है 196 कंट्रीज पे। लेकिन अभी इनको क्या रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट इनफ, ठीक है। इसके लिए ये न्यू पैंडेमिक ट्रीटी लेके आए हैं, मतलब लेके आने की सोच रहे हैं। वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस, तो अभी WHO की कमिटी ने बोला है कि इवन दो जो रिस्क है आपके पोलियो का वो कम हो गया है,
मतलब काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन जो रिस्क है फ्रॉम द वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, मतलब जो वैक्सीन के थ्रू डिराइव अगर आपको पोलियो फिर से हो जाए, वो ज्यादा बढ़ गया है, उसका रिस्क बढ़ चुका है। दैट इज कॉल्ड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। तो पोलियो क्या है? इट इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। 3 टाइप के पोलियो होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, लेकिन सिर्फ टाइप 1 जो है अब सर्कुलेशन में बचा है। 2 टाइप के वैक्सीनेशन होते हैं, एक होता है आईपीवी विच इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। तो इसमें क्या होगा, कोई भी वाइल्ड टाइप का पोलियो स्ट्रेन है ना, उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, मतलब उसके हथियार गिरवा दो एंड उसको फॉर्मेलिन में भिगो दो, तो फॉर्मेलिन के थ्रू इसको इनएक्टिवेट किया जाता है। फॉर्मेलिन एक केमिकल होता है। ओपीवी क्या है? ओपीवी कंटेन्स एन एटेन्यूएटेड वैक्सीन वायरस, मतलब एटेन्यूएटेड का मतलब वीकेंड, थोड़ा उसको वीक कर दिया, तो उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आपकी बॉडी में ट्रिगर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ओरल पोलियो वायरस। बाकी this is not important, I don't think this is important. India has been declared officially polio free in 2014, so this is something that you should know. Next, coming to lymphatic filariasis. तो lymphatic system क्या होता है? तो ऐसे समझ लो, lymphatic system मतलब हमारी बॉडी का एवेंजर्स। एवेंजर्स क्या है? टीम है ना सुपर हीरोज की। तो lymphatic system भी ऐसे ही टीम ऑफ सुपर हीरोज है विच इज फाइटिंग अगेंस्ट विलन्स। विलन्स कौन से? जो भी फॉरेन एलिमेंट है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, दैट इज कॉल्ड विलन। अब ये जो आपकी टीम ऑफ सुपर हीरोज है, जो आपके एवेंजर्स है, ये आपकी बॉडी में ना स्पेशल एक काइंड ऑफ ट्यूब्स होती है, उसके अंदर ही घूमते हैं। इन ट्यूब्स को क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स में सारी ट्यूब्स में ये घूमते रहते हैं सुपर हीरोज। अब क्या होगा, समटाइम्स क्या होगा, जो विलन है इनको पता चल जाएगा कि यार ये तो इस रास्ते से जाते हैं, तो समटाइम्स दे कैन इन्वेड दोस ट्यूब्स, दे कैन एंटर इनटू दोस सीक्रेट ट्यूब्स। इसके वजह से बहुत ही बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। ये विलन जब आपके वो ट्यूब में घुस जाते हैं ना, तो बहुत सारी स्वेलिंग हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस। जो आपने देखा होगा ना, लोगों के बहुत पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, एलिफेंट जैसे उसके पैर वैर हो जाते हैं, दैट इज ड्यू टू दिस फिनोमिनन। सो लिम्फेटिक फिलियारिसिस इज दिस थिंग। ये क्या है? दिस इज बेसिकली अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ये भी एक एलटीडी, जो आपका एनटीडी है वैसा ही है। मीजल्स रूबेला, तो इंडिया ने टारगेट सेट किया है 2023 तक आपको मीजल्स एंड रूबेला जो है खत्म करना है। दिस इज द डेडलाइन। मीजल्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट स्पेसिफिकली इन्फेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रूबेला इज बेसिकली वायरस जो लिम्फ नोड्स और आई स्किन को अफेक्ट करता है। तो इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए इसके लिए? मिशन इंद्रधनुष किया है जो वैक्सीनेटिंग से रिलेटेड है। दूसरा आपका नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मीजल्स है, एंड तीसरा आपका रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन भी लेके आया है। नोरोवायरस क्या है? केरला ने कंफर्म किया है केस ऑफ नोरोवायरस। इट इज बेसिकली हाईली कंटेजियस एनिमल बोर्न डिजीज, ठीक है, जो कंटामिनेटेड वाटर और फूड से आती है। नाउ बहुत इसका खासियत क्या है? ये वायरस ना बहुत लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, तो इसके लिए दिस इज वेरी थ्रेटनिंग। दूसरा इसमें क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेसेस हो सकती है, तो आपको वॉमिटिंग, डायरिया कुछ भी हो सकता है। दर इस सलाम डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन पे सवाल पहले भी आए हुए, अल्मा-अता डिक्लेरेशन और इस सब पे, तो ये भी पूछ सकता है दार इस सलाम डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली एड्स एंड करना है इन चिल्ड्रन बाय 2030, ये है दार इस सलाम डिक्लेरेशन, याद रखना। समथिंग कॉल्ड एज इम्यून इम्प्रिंटिंग, तो समझते हैं इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या है। तो लेट अस थिंक ऑफ इट दिस वे। ऐसे समझो आप और आपका फ्रेंड एक गेम खेल रहे हो जहां पे आपका फ्रेंड आपको 5 इमेजेस दिखा रहा है, ठीक है, वो फोटोज लेके आया है, आपको बोल रहा है इसको याद करना है तुझे किस ऑर्डर में ये फोटोज आई। अब सपोज वो 5 फोटोज बहुत सिमिलर सी है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, है ना। बट अगर उसमें उसने कोई अलग सी फोटो ला दी, ठीक है, तो इट विल बिकम हार्डर फॉर यू टू रिमेंबर इट, राइट। ये तो हो गई, आपकी मेमोरी इतनी शार्प तो नहीं है। नाउ सिमिलर वे में हमारी बॉडी भी वर्क करती है, हमारी इम्यूनिटी भी इसी फॉर्म में वर्क करती है। अगर उसको सपोज कोविड का कोई एक वायरस का स्ट्रेन है, ठीक है, कोई एक म्यूटेंट है, वो 4-5 बार आपने दिखा दिया, उसकी आपने वैक्सीन लगवा ली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमेशा जब भी वो वैसा वायरस आएगा तो उसको तो वो अटैक करके हरा देगा। बट सपोज कोई नया म्यूटेंट स्ट्रेन आया, फॉर एग्जाम्पल से डेल्टा आ गया था इंडिया में, है ना, कोविड का डेल्टा स्ट्रेन आया था, तब प्रॉब्लम्स हुई थी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उसका आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाई थी। इट हैड नॉट लर्न टू फाइट अगेंस्ट इट। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो भी साइंटिफिक स्टडीज हुई है उसमें यह पाया गया है जो बायोवैलेंट बूस्टर्स होते हैं, मतलब आपकी जो वैक्सीन है वेरिएंट स्पेसिफिक बूस्टर शॉट्स, उससे इम्यून इम्प्रिंटिंग जो है ना, वो इसको इस बूस्टर्स को, इस वैक्सीन को इफेक्टिव नहीं बना रही, मतलब इट हैज मेड इट लेस इफेक्टिव। दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। तो जो भी आपने बूस्टर शॉट्स लेके रखे, जो भी वेरिएंट स्पेसिफिक थे, फॉर एग्जांपल डेल्टा के लिए आपने नया बूस्टर लिया,
तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इम्यून इम्प्रिंटिंग, विच इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिपीट इट्स इम्यून रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इन्फेक्शन. तो सपोज यहां पे आप हो, ठीक है, ये एक डेल्टा स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन, एंड एक पुराना स्ट्रेन है, ठीक है, ओल्ड स्ट्रेन. आपने अपनी बॉडी को ट्रेन किया इस ओल्ड स्ट्रेन के लिए, तो आपकी बॉडी हमेशा इस ओल्ड स्ट्रेन को ही फाइट करना सीखेगी. बट अगर ये नया स्ट्रेन आ गया तो योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू डिफेंड इट. दैट इज कॉल्ड इम्यून इम्प्रिंटिंग बिकॉज इट हैज ओनली लर्न टू डिफेंड अगेंस्ट द ओल्ड वंस. दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट. नेक्स्ट, मिलिट्री एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन्स. ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. स्वॉर्म ड्रोन्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे स्वॉर्म, जैसे बीस का स्वॉर्म आता है ना एक साथ, वैसे ये स्वॉर्म्स में एक साथ आते हैं. दैट इज कॉल्ड स्वॉर्म ड्रोन्स. ये कॉम्बैट ऑपरेशंस में हेल्पफुल होते हैं. स्विच VTOL इज बेसिकली वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग. तो आपके हेलीकॉप्टर जैसा होता है ये, तो ये एक साथ सारे कहीं पे भी लैंड हो सकता है, कहीं पे भी उड़ सकता है. इंडिजिनस ड्रोन्स, इंडिया में बनने वाले कौन से ड्रोन्स है? तो नाम है लक्ष्य एंड निशांत. ये किसका है? DRDO का इनिशिएटिव है इंडिजिनस ड्रोन्स का. DRDO का एक और है विच इज तपस UAV, विच इज रुस्तम 2 भी इसको बोला गया है. तो ये एरियल सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाता है. इंपोर्टेड ड्रोन्स कौन से? तो इसराइल का एक सर्चर एंड हिरॉन UAV है. तो दिस इज इसराइल से दिया हुआ ड्रोन. प्रेडेटर ड्रोन्स है MQ-9B एंड सी गार्जियन, ये USA से लिए गए हैं. नाउ डिफेंस सिस्टम अगेन ड्रोन्स. तो नेवल ने एंटी ड्रोन सिस्टम NADS, फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंटी ड्रोन सिस्टम आ गया है. दूसरा, हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल, दोनों के लिए ये यूज किया जा सकता है. हार्ड किल का मतलब जो भी ड्रोन आया उससे लड़ने के लिए जो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है वो उसको पूरे के पूरे ड्रोन को ही उड़ा दे. दैट इज कॉल्ड उसके वाइटल कंपोनेंट्स को उड़ाना. सॉफ्ट किल मतलब उसको मिसगाइड कर दे या फिर उसका सिग्नल जैम कर दे, तो मतलब उसको पूरा तोड़ नहीं रहा, खाली उसको डिफ्लेक्ट कर दिया या कुछ कर दिया. दैट इज कॉल्ड नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम के हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल. इंद्रजाल क्या है? बेसिकली डिफेंस डोम है. कोई भी ड्रोन हमारे कोई एरिया में ना आ पाए उसके लिए एक डिफेंस डोम जैसा बनाया है इंद्रजाल. इजराइल का स्मैश 2000 प्लस सिस्टम है जो US नेवी यूज कर रही है. दैट इज अनदर थिंग. ड्रोन के रूल्स किसने निकाले थे? तो DGCA ने निकाले थे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. सिमिलर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भी है, वो भी DGCA होस्ट करता है. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री, नॉट रियली इंपॉर्टेंट. just ये miscellaneous news I don't think it's really important. Next is alternative energy, national green hydrogen mission. तो हाइड्रोजन के बारे में we had already seen, but अभी recently यूनियन कैबिनेट has also approved the national green hydrogen mission. कौन से मिनिस्ट्री इसको देखेगी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको देखेगी, गाइडलाइंस को फॉर्म करेगी. तो क्या है गाइडलाइंस? तो बेसिकली एक साइट इनिशिएटिव करके स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम इसको लाया गया है. तो ये क्या करेगी? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोलाइजर्स इसको बेसिकली एंकरेज करेगी. तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइजर्स हम देखेंगे, बट अभी के लिए समझ लो बस इतना कि दीज आर मेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. सेकंड, पायलट प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाए जाएंगे फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन. बेनिफिट्स क्या क्या है हाइड्रोजन के, ग्रीन हाइड्रोजन के? तो ग्रीन हाइड्रोजन से एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, डीकार्बनाइजेशन होगा, एमिशंस कम होंगे. तीसरा, फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम हो जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिजिनियसली हो रही है वो ज्यादा हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट होगी एंड काफी कटिंग एज टेक्नोलॉजी से इनोवेशन देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड मिशन आउटकम्स क्या है? तो 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मिल जाएगा. 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी एडिशन हो जाएगा. टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड ऑन प्रोडक्शन मेथड्स. तो ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है. ये सब क्या है? तो यहां पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है. ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? बेसिकली ग्रीन एनर्जी, आपकी कोई भी ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको यू यूज इट टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो आपने वाटर को स्प्लिट किया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में यूजिंग ग्रीन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन. व्हाट इज ग्रे हाइड्रोजन? इट इज बेसिकली मेकिंग, जो हाइड्रोजन है उसको बनाना है विदाउट केयरिंग अबाउट द एनवायरमेंट. यू डोंट गिव अ डैम अबाउट द एनवायरमेंट, आप सिर्फ फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन बनाने का ट्राई कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड ग्रे हाइड्रोजन. तो इसमें अगर एमिशन रिलीज भी हो रहे हैं एटमोस्फेयर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा. दैट इज कॉल्ड ग्रे हाइड्रोजन. ब्लू हाइड्रोजन क्या है? तो इट इज सिमिलर टू ग्रीन हाइड्रोजन या जो आपका ग्रे हाइड्रोजन है, बट यहां पे आप जो भी एमिशंस डाल रहे हो, राइट, जो भी आपने एमिशंस रिलीज किए, यू आर स्टोरिंग इट. जो भी आपने CCUS टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, राइट, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, उसका यूज कर रहे हो इन ब्लू हाइड्रोजन. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड टर्कोइज हाइड्रोजन. तो टर्कोइज कलर क्या होता है? ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर होता है ना. तो टर्कोइज हाइड्रोजन में भी यही हो रहा है. ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन को एक तरीके से मिला के जो जो एक मैकेनिज्म पाया गया, दैट इज कॉल्ड टर्कोइज हाइड्रोजन. तो उसमें पायरोलिसिस का यूज हो रहा है, बाकी सब में इलेक्ट्रोलिसिस का यूज हो रहा था.
दैट इज द की डिफरेंस. नाउ व्हाट इज योर इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइजर? तो बेसिकली एक डिवाइस होता है विच इज केपेबल ऑफ स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H2 एंड O2. तो H2O जो है उसको स्प्लिट कर दो इन H2 एंड O2. ये काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइजर कर रहा है. ठीक है, दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस. सो दिस इज इट. नेक्स्ट, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग क्या होता है? नॉट रियली इंपॉर्टेंट. न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम. तो हरियाणा का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज बीन सेटअप इन गोरखपुर विलेज. तो इसके लिए न्यूज में था. अब इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. तो इट इज अ क्लोज्ड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल. इसका क्या मतलब है? पहली बात यह है कि क्लोज्ड न्यूक्लियर का मतलब है कि जो भी फ्यूल यूज हो रहा है वो फिर से रिसाइकल होकर फिर से यूज हो सकता है. दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल. मतलब नया फ्यूल हमेशा ऐड करने की जरूरत नहीं है. दैट इज क्लोज्ड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल. सेकंड, इंडिया में दिस इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडिया. 3 स्टेजेस होते हैं हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के. पहला होता है प्रेशराइज्ड हाई वाटर रिएक्टर. ठीक है, PHWR, प्रेशराइज्ड हाई वाटर रिएक्टर, हेवी वाटर रिएक्टर सॉरी. इसमें क्या होता है? आपका जो भी नेचुरल यूरेनियम है उसको उससे इसको फ्यूल किया जाता है एंड आपको एंड में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्लूटोनियम 239. दिस इज प्रोड्यूस्ड. साथ में जो हेवी वाटर होता है D2O, दिस इज यूज एज अ मॉडरेटर एंड अ कूलेंट. इसको मॉडरेट करने के लिए जो रिएक्शन होता है उसको मॉडरेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है एंड टू कूल द होल सिस्टम. सेकेंड जो स्टेज होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, उसके अंदर जो प्लूटोनियम फर्स्ट स्टेज में हमको मिला उसको हम यूज करेंगे एंड यूरेनियम 238 प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो आप 238 प्रोड्यूस करोगे यूजिंग प्लूटोनियम 239. लास्ट वाले में वी विल बी यूटिलाइजिंग द थोरियम जो हमारे पास अवेलेबल है, उसको यूज करने के लिए स्टेज 3 होगा. सो दिस इज, बस इसको ऊपर ऊपर से याद कर लो बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम. इसके लिए मैंने शॉर्ट में बताया, वरना ये काफी बड़ी चीज है. ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या होता है. बट अभी के लिए इतना समझ लो. फर्स्ट में प्लूटोनियम 239, सेकंड में यूरेनियम 238 एंड लास्ट में थोरियम. नेक्स्ट, इंडिया में कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेशनल है? तो राजस्थान में. नरोरा कहां पे? यूपी में पावर प्लांट है. दूसरा काकरापुर इज इन गुजरात, तारापुर इज इन महाराष्ट्र, कायगा इज इन कर्नाटका, मद्रास एंड कुदनाकुलम आर इन तमिलनाडु. नेक्स्ट, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में वर्चुअल पावर प्लांट्स. तो कंपनीज लाइक जनरल मोटर्स, फोर्ड, गूगल, ये लोग सब एक वर्चुअल पावर प्लांट बनाने की बात सोच रहे हैं. वर्चुअल पावर प्लांट क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेटिंग यूनिट्स that pool together thousands of energy resources like EVs, electric heaters. For example, एक कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा जहां पे हाइड्रो पावर प्लांट्स है, सोलर पार्क्स है, आपकी जो EVs चल रही है, पावर ग्रिड है, विंड फार्म्स है, जहां पे किसको कब टाइम पे कितनी जरूरत है बिजली की, ये डिसाइड करेगा कंट्रोल सेंटर और उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा. दैट इज कॉल्ड योर वर्चुअल पावर प्लांट्स. ओके. नेक्स्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज म्यूऑन्स. तो म्यूऑन्स क्या होता है? दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, तो इमेजिन ऐसे करो कि आपका कोई एक दोस्त है, वो हमेशा जल्दी में रहता है. ठीक है, ही इज ऑलवेज इन अ हरी. ऐसे फ्रेंड होते हैं ना एक दो. तो म्यूऑन आपका वैसा ही एक पार्टिकल है, वैसे आपके फ्रेंड जैसा एक पार्टिकल है. दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली मूविंग वेरी क्विकली लाइक योर फ्रेंड. ये इतना फास्ट मूव करते हैं ना कि कोई भी मटेरियल हो, चाहे एयर, वाटर या इवन कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है लाइक अ वॉल, उसको भी ये आराम से चीर के उसको भी वो लोग पेनिट्रेट कर सकते हैं विदाउट बीइंग स्टॉप्ड इजीली. तो दिस इज द रीजन वाई अभी रिसेंटली क्या हुआ, चाइना की जो जियान सिटी है राइट, वहां पे इसकी जो फोर्ट्रेस है इसको इन लोगों ने ब्रीच कर दिया, म्यूऑन्स ने. ऐसा साइंटिस्ट ने स्टडी किया. तो व्हाट आर म्यूऑन्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो क्रिएट हुए थे व्हेन पार्टिकल्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर कोलाइड विद द कॉस्मिक रेज. कॉस्मिक रेज मतलब जो बाहर से स्पेस की जो रेज है उससे जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो म्यूऑन्स बनते हैं. ठीक है, नाउ म्यूऑन्स दे रिजेंबल इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन जैसे ही होते हैं बट उनसे हेवी या मैसिव होते हैं. कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स काफी हेवी होते हैं, 200 टाइम्स हेवियर. एज दे आर हेवी दे कैन ट्रैवल थ्रू थाउजेंड्स ऑफ meters of rock. So it is very easy for them. लिथियम डिपॉजिट्स, वी हैड रेड अबाउट लिथियम पहले वाले लेक्चर में. तो हमने देखा था जम्मू कश्मीर में सलाल हैमाना एरिया ऑफ द रियासी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे काफी सारा लिथियम का डिपॉजिट मिला है. किससे मिला है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को. कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आती है. 1851 में सेटअप हुई थी. 7th लार्जेस्ट डिपॉजिट हो सकता है रेयर अर्थ इस लिथियम का इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर नियरली 5.7% ऑफ ऑल द रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. तो काफी बड़ी मात्रा में हमको लिथियम मिला है इन जम्मू एंड कश्मीर. सबसे पहले इंडिया में इट वाज रिपोर्टेड इन कर्नाटकाज मांड्या डिस्ट्रिक्ट. सो दिस इज इट. फिर बाकी सारी चीजें यहां पे यू कैन रीड इफ यू वांट टू. ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिथियम एज वी सॉ, ABC कंट्रीज, विच इज योर
अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले, इन कंट्रीज में बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा लिथियम का सबसे ज्यादा। तो बोलिविया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये सबसे ज्यादा मिल जाएगा आपको रिजर्व्स, ठीक है। इसको लिथियम ट्रायंगल भी बोलते हैं एबीसी कंट्रीज को। डूम्सडे क्लॉक क्या है? तो बुलेटिन है ऑफ दी एटॉमिक साइंटिस्ट। उन लोगों ने डूम्सडे क्लॉक करके एक चीज है उसको 90 सेकेंड्स और पीछे खिसका लिया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन में न्यूक्लियर वॉर होने की एक तरीके से आशंका थी। नाउ बीएस क्या है? इट वाज फाउंडेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1945। डूम्सडे क्लॉक क्या करती है? इट इज बेसिकली वार्निंग द पब्लिक अबाउट हाउ क्लोज वी आर टू द एंड ऑफ आवर वर्ल्ड, कि हम कितना जल्दी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड को, वो डूम्सडे क्लॉक में मेजर किया जाता है। फॉस्फोर जिप्सम क्या है? तो एनएचएआई ने बोला है कि यूज कर सकते हैं फॉस्फोर जिप्सम इन हाईवे कंस्ट्रक्शन। हाईवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉस्फोर जिप्सम का यूज किया जा सकता है। फॉस्फोर जिप्सम क्या है? इट इज अ वेस्ट बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ फॉस्फेट रॉक। तो जो भी फॉस्फेट रॉक होता है उसके प्रोसेसिंग के बाद जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोर जिप्सम। उसको ये लोग यूज करने की बात कर रहे हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। रेस्ट आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी। So that is it from the first part of your PT65 for updated version of Science and Tech. So now coming to the second part of the updated PT65 for Science and Tech. Now इसमें फर्स्ट आर्टिकल है आपका भारत 6G मिशन। तो इंडिया ने रिसेंटली भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट एक रिलीज किया था, विच इज वाई दिस हैज बीन इन न्यूज। तो इंडिया इज आइंग कि जो 6G सर्विसेज है वो 2030 तक रोल आउट हो जाए। नाउ 6G में क्या होगा? तो 5G का सक्सेसर होगा 6G। इसमें स्पीड्स जो है वो 1 Tbps तक होगी एंड ज्यादा स्पीड होगी, कम लेटेंसी होगी, विच इज वाई इट विल बी बेटर देन 5G। इसमें AI, मशीन लर्निंग सब सोल्यूशंस यूज किए जाएंगे। यहाँ पे यू कैन सी द बेनिफिट्स। तो ये यहाँ पे दिया है, प्रिसीजन ज्यादा होगा, बैंडविड्थ ज्यादा होगा, है ना, कॉस्ट कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी, ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ यहाँ पे डेटा रेट्स दिए हुए, तो ये 1 GB to 20 Gbps आपके 5G में, जबकि यहाँ पे 1 Tbps होगा। लेटेंसी 5G से भी बहुत कम होगी। लेटेंसी का मतलब हमने देखा था जो डिले होता है इन द ट्रांजिट ऑफ अ मैसेज, वो कम हो जाएगा एंड ट्रैफिक कैपेसिटी भी काफी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट ग्लोबल सिनेरियो, साउथ कोरिया ने भी अपना एक R&D प्लान जो है वो इशू कर दिया है। यूरोप का भी एक 6G विजन डॉक्यूमेंट आ गया है। सो दिस इज वाई दिस इज इन न्यूज। नेक्स्ट ITU एरिया ऑफिस एक यहाँ पे इनॉग्रेट किया है सेंटर इन दिल्ली। तो ITU जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उसने अपना एक सेंटर दिल्ली में खोल दिया है विच विल सर्व दीज कंट्रीज, इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान एक्सेट्रा। अब ITU क्या है? तो 1865 में ये हुआ था, इसका इट वाज फाउंडेड इन 1865 एंड इंडिया इज द मेंबर। अब खास बात ये है, दिस इज द ओल्डेस्ट UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है। तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट नेशनल क्वांटम मिशन, कि कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है? तो साइंस एंड टेक का डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करने की बात कही गई है, इंटरमीडिएट स्केल की। क्यूबिट्स पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, आई होप यू नो दिस। सो दैट इज इट। बाकी हमने क्वांटम काफी अच्छे से कवर किया हुआ है इन ऑल आवर लेक्चर्स, सो वी विल नॉट बी गोइंग थ्रू दैट। क्वांटम कम्युनिकेशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, तो SaaS पे एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, तो अभी देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। इसका मतलब क्या है? कोई एक प्राइवेट फर्म अपना ब्लॉकचेन का प्लेटफॉर्म है वो दे देगी एंड इसमें गवर्नमेंट्स या प्राइवेट बिजनेसेस ये सब आके इसके अंदर जुड़ सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर सारे आके जुड़ सकते हैं। तो इट अलाउज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू लेवरेज ब्लॉकचेन सर्विसेज टू बिल्ड, होस्ट एंड यूज देयर ओन ब्लॉकचेन एप्स। तो दिस इज थर्ड पार्टी बेस्ड क्लाउड सॉफ्टवेयर, ठीक है। दैट इज इट। नेक्स्ट रैंसमवेयर रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? सर्टेन। तो हमने सर्टेन के बारे में पहले भी देख रखा है। तो सर्टेन रैंसमवेयर रिपोर्ट निकालती है। रैंसमवेयर क्या होता है? एक कैटेगरी ऑफ मालवेयर जिसमें सिस्टम्स का एक्सेस मिल जाता है हैकर्स को, और उसके बाद ये लोग उसको अनयूजेबल बना देते हैं या फिर रैंसम मांगते हैं, मतलब पैसा मांगते हैं उसके बदले में। जैसे क्रिप्टो रैंसमवेयर, तो एम्स का भी रिसेंटली आपने सुना होगा, एम्स में हैकिंग हो गया था उनके पूरे सिस्टम का, तो उसके बदले में वो लोग क्रिप्टो करेंसी मांग रहे थे एम्स वालों से। लॉकबिट रैंसमवेयर किसको टारगेट किया है? मैकबुक या मैक डिवाइसेस को टारगेट किया है लॉकबिट ने। नेक्स्ट इंडियन स्पेस पॉलिसी, इसरो ने रिसेंटली इंडियन स्पेस पॉलिसी को अनवील किया है। इसमें जो भी चीजें दी है ये हमने ऑलरेडी रीड कर ली है। NSIL, इन स्पेस, ये वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर ऑन साइंस एंड टेक वाला PT। ये भी हमने सब देख रखा था, स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। स्पेस डेब्री, तो रिसेंटली जो मेगा ट्रॉपिक्स करके जो सैटेलाइट है जो अभी हमने ऊपर देखी, जो फ्रांस के साथ हमने लॉन्च करी हुई है, वो
इंडिया ने उसका एक सक्सेसफुली री एंट्री एक्सपेरिमेंट जो है उसको एक तरीके से वापस जो स्पेस में गया था उसको वापस ले आए हैं अर्थ के अंदर, दैट इज कॉल्ड री एंट्री। तो इसरो ने उसको सक्सेसफुली कैरी आउट किया है, दिस इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी ने साथ में इसको किया था, क्यों किया था? ट्रॉपिकल वेदर और क्लाइमेट स्टडीज के लिए। नाउ स्पेस डेब्री के बारे में भी वी हैव लर्नड, कहां पे सबसे ज्यादा स्पेस डेब्री है? तो लो अर्थ ऑर्बिट में है, थोड़ा बहुत जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या? जिसका अल्टीट्यूड लेस देन 1000 किलोमीटर है बट 160 किलोमीटर अबव अर्थ से ये स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड योर लो अर्थ ऑर्बिट। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन RLVLEX, तो इसरो ने अभी ये मिशन कंडक्ट किया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का, मतलब ऐसा लॉन्च व्हीकल जो फिर से रीयूज करा जा सके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड RLVLEX। नाउ RLV क्या है? इट इज अ स्पेस प्लेन विद अ लो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो एंड कैन ट्रैवल टू लो अर्थ ऑर्बिट्स टू डिलीवर पेलोड्स। मतलब ये ऐसा एक इन लोगों ने बताया, सपोज ये आपका अर्थ है, ठीक है, यहां से आपका लो अर्थ ऑर्बिट है, तो यहां पे अगर कोई आपका स्पेसक्राफ्ट रुका हुआ है तो उसको रिपेयर करना है या फिर इसको कुछ पहुंचाना है सामान, तो यहां से ये जाएगा आपका RLV एंड ये देके वापस फिर आ जाएगा, तो ये रीयूज हो सकता है, कितनी भी बार जाके वापस आ सकता है। नाउ लो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो क्या होता है? तो ऐसे समझो कि आपने एक पेपर का प्लेन बनाया और आप चाहते हो कि वो बहुत दूर तक जाए, राइट? तो इसका लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो इज बेसिकली कि इट इज अ मेजर कि आपका जो प्लेन है वो कितना एफिशिएंटली हवा में ग्लाइड करते हुए जा सकता है, दैट इज कॉल्ड लो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट, इसमें RLV को क्या माना गया? एक तो कॉस्ट कम हो जाएगा हमारे मिशंस का, रिलायबल भी है, ऑन डिमांड मोड है, कभी भी स्पेस एक्सेस करना है तो इसके अंदर बैठ गए और जो भी सामान है पहुंचा दिया। चैलेंजेस क्या है? मटेरियल्स जो चाहिए होता है, बहुत सारे स्पेशल अलॉयज चाहिए होते हैं, इंसुलेशन मटेरियल चाहिए होता है, काफी कॉम्प्लेक्स भी है एंड काफी हाई स्किल मैन पावर चाहिए होगा। डार्क मैटर वी हैव ऑलरेडी डन, बिग बैंग भी देख लिया था हमने, रिलेटिविटी थ्योरी देख ली थी, डार्क मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, विजिबल मैटर क्या होता है, सब हमने देख रखा था PT 365 के लेक्चर में। जुपिटर आईजी मून्स एक्सप्लोरर जूस मिशन किसका है? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो याद करने का तरीका ऐसा है कि आप यूरोप में पेरिस वैरिस कहीं पे बैठ के जूस पी रहे हो, तो जूस किस चीज से रिलेटेड है? यूरोप के स्पेस फोर्स से रिलेटेड है। कहां जाएगा? तो नाम में जे है तो जुपिटर पे ही जाएगा, दैट इज इट। हमने देखा था ऊपर काफी सारे मून्स है, गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा, तो बेसिकली उनकी ऑब्जर्वेशंस करेगा, ठीक है। तो जुपिटर एंड इसकी जो 3 मून्स है जिसमें काफी ओशंस है उसको ये एक तरीके से एनालाइज करेगा। Next, you have other important news are not really that important. So we will move to health. Again, TB के बारे में हमने देख लिया है, लेकिन रिसेंटली वर्ल्ड TB समिट हुई थी जिसको PM मोदी जी ने बेसिकली एड्रेस किया था, विच इज वाई इट वॉज इन न्यूज। तो मार्च 24 को वर्ल्ड TB डे था उस दिन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने द लीडिंग द वे इंडिया TB रिपोर्ट रिलीज करी है। बाकी इनिशिएटिव्स कौन से लॉन्च किए? TB फ्री पंचायत, जहां पे जो भी इलेक्टेड पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स है दे विल टेक अ रेजोल्यूशन की हर पेशेंट जो उनके विलेज में TB का है उसको हेल्दी रखा जाए। शॉर्टर TB प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, तो बहुत लंबे ट्रीटमेंट्स होते थे TB के, उसको बोल दिया है 12 वीक वंस वीकली डोजेस कर दो, आइसोनियाजिड करके जो इसकी मेडिसिन आती है उसकी। तो इस हिसाब से ये किया गया एंड फैमिली सेंट्रिक मॉडल भी लाया जा रहा है, दैट इज इट। हमने देखा था एक ही वैक्सीन है, कौन सी? BCG वैक्सीन, तो बस ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट, DNA वैक्सीन क्या होता है? ये सब हमने देख ही लिया, RNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन, mRNA वैक्सीन इन द अर्लियर लेक्चर। फूड इरिडिएशन, फूड इरिडिएशन क्या हो रहा है? तो बेसिकली अनियंस जो है, एज यू नो अनियंस क्या है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसको इरिडिएट किया जाएगा, मतलब उस पर बेसिकली रेडिएशन डाली जाएगी, किस चीज की? गामा रेस की, ठीक है, गामा रेस की रेडिएशन डाली जाएगी जिससे ये जल्दी सड़े नहीं या फिर जल्दी खराब ना हो, दैट इज टू कर्ब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब फूड इरिडिएशन क्या होता है? इट बेसिकली इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम आयनाइजिंग रेडिएशंस, मतलब रेडिएशन डालते हैं किस चीज का? गामा रेस का, इलेक्ट्रॉन्स का, एक्स रेस का। क्यों? क्योंकि हम फूड प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं। ये क्या करता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है, उनके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, उनके सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को मतलब डिस्टर्ब कर देता है, जो डिके बेसिकली जो डिके कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनियन है तो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अनियन के अंदर कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ज्यादा जल्दी डिके हो रहा है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को ये कम कर देगा। तो गामा रे, एक्सरे, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी भी नहीं होती, तो इसलिए ये सेफ, पूरा सेफ मेथड है। सोर्सेज जो यूज होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी क्या बेनिफिट्स है इसके? तो ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाते हैं जो भी खराब होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया जैसे। स्प्राउटिंग जो है, राइपनिंग जो है ना, आपके आलू में आप देखते होंगे आलू के ऊपर से छोटे छोटे
नोड्यूल्स आ जाते हैं, तो वो भी स्प्राउटिंग ही होता है, तो वो भी आप धीरे उसको डिले कर सकते हो यूजिंग इरेडिएशन। डिस्ट्रॉय कर सकते हो ऑर्गेनिजम्स को एंड स्टेरिलाइज कर सकते हो फूड्स को। तो दैट इज इट। PRET which is preparedness and resilience for emerging threats initiative, ये WHO का इनिशिएटिव है अंडर द एजेस ऑफ योर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। इसको हमने ऊपर देख ही लिया क्या था ये। GIS aid, it is a platform launched on the occasion of 61st World Health Assembly। ये एक ग्लोबल साइंस इनिशिएटिव है दैट प्रोवाइड्स ओपन एक्सेस टू जीनोमिक डेटा ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड कोरोना वायरस। तो अभी WHO ने रिसेंटली अक्यूज किया था चाइना को कि इन लोगों ने GIS एड को ये डेटाबेस में ये डाली ही नहीं चीजें, ठीक है, जो भी कोविड-19 से रिलेटेड उनके पास थी वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी उन्होंने, ऐसा WHO ने अलेज किया है। H3N8 बर्ड फ्लू क्या है? इट इज बेसिकली सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो अफेक्ट करता है बर्ड्स को स्पेसिफिकली, ठीक है। इसका कोई एविडेंस नहीं है ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, सो दिस इज इट। कैंडिडा ऑरिस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है, इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड जापान। आई थिंक ऑल ऑफ दिस यू कैन सी ऑन योर ओन इफ यू वांट टू, नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट। नोटिफाइबल डिजीज में मलेरिया को बोल रहे हैं कि नोटिफाइबल डिजीज बनाया जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा इससे? तो नोटिफाइबल डिजीज ऐसी डिजीज होती है विच अगर वहां पे रिपोर्ट हुआ कि मलेरिया किसी को हुआ तो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अगर मुझे मलेरिया हुआ तो मुझे नोटिफाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि यार मुझे मलेरिया हो गया। तो मलेरिया हैज इज गोइंग टू बिकम अ नोटिफाइबल डिजीज अक्रॉस इंडिया। बाकी सारी कौन सी है तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आप आराम से देख लेना। नेक्स्ट, डिफेंस नॉट इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी। डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी के सर्टेन सेलिएंट फीचर्स आए हैं विच इज बेसिकली की जो नोटिफिकेशन है ऑफ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, ठीक है, एक ये चीज लेके आया है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जिसमें जो भी इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर सकते हैं इक्विपमेंट्स उसकी ये लिस्ट है। अब उसके लिए इन लोगों ने क्या क्या चीजें सेटअप करी है, तो बेसिकली एक कैटेगरीज डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो बाय इंडियन एंड डिजाइन इंडियन, उसमें क्या है इंडिजिनस डिजाइन होगी एंड ग्रेटर देन 50% जो कंटेंट है उसका वो इंडिया में बना होगा। बाय इंडियन में इंडिजिनस डिजाइन विल बी ग्रेटर देन 50%। ऐसे करके इन लोगों ने डिफरेंट कैटेगरी सेट करी है, बट दैट इज इट। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको है? बाय इंडिया IDDM कैटेगरी को। व्हाट इज दिस कैटेगरी? बाय इंडिया इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी। सो दिस इज इट। नेक्स्ट, it refers to the acquisition of products from an Indian vendor जिसका मिनिमम 50% जो भी उस चीज बनने में, इक्विपमेंट बनने में जो 50% है वो इंडिजिनस मटेरियल है या इंडिजिनस कंटेंट है, उसको हम बोलेंगे IDDM वाला बाय इंडिया। नेक्स्ट, इट इज वन अमंग द 5 प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज अंडर द DAP। सिप्री की रिपोर्ट्स के हिसाब से US हैज बिकम द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट मिलिट्री एक्सपोर्टर। सारा इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है US सबसे बड़ा, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स में फॉर द पास्ट 5 years। उसके बाद सऊदी अरेबिया, कतर, ये सब आते हैं। सो दिस इज इट। नेक्स्ट, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट हमने पूरा देख लिया था। लीगो क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अच्छे से। सो दिस इज इट। एंड स्पेस टाइम क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस। रेयर अर्थ मेटल्स, तो बेसिकली जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर है वहां पे डिपॉजिट्स मिले हैं ऑफ 15 रेयर अर्थ मेटल्स। व्हाट आर रेयर अर्थ मेटल्स? तो बेसिकली दे आर अ ग्रुप ऑफ 17 सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट हेवी मेटल्स जो साथ में अकर होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में ये 15 और ये 16 लैंथेनाइट, इनको लैंथेनाइट एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है ये सारे, तो ये ट्रेम याद रखना, बाकी सारे इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन। नेक्स्ट, वेयर आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व्स? तो आपके वर्ल्ड में टोटल इतने सारे हैं, लेकिन चाइना जो है सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं चाइना के अंदर, तो ये याद रखना है आपको। REEs are all metals having many similar properties and that often causes them to be found together। तो इसके लिए साथ में मिलते हैं और सिमिलर प्रॉपर्टीज भी होती है। सिमिलरली रिसेंटली जो भुवनेश्वर में ये इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी है, दे हैव एस्टिमेटेड कि कितना क्वांटिटी ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स निकल सकते हैं फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज रेड मड। अब रेड मड क्या है? तो बेसिकली एक टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है। जब आप एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हो ना बॉक्साइट में से, तो जो एक बाय प्रोडक्ट मिलता है जो किसी काम का नहीं होता, टॉक्सिक होता है, उसको हम बोलते हैं रेड मड। तो उसमें से बहुत सारा REE जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो निकल सकते हैं, उसकी ये रिपोर्ट है, उसको बेसिकली स्टडी किया गया। सॉरी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? बस ये देखना है, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसने रिलीज किया है, बस इतना ही जानना है। रमन इफेक्ट क्या होता है? तो नेशनल साइंस डे जो होता है
वो ऑब्जर्व किया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्यों करते हैं? बेसिकली टू कमेमोरेट द अनाउंसमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग बाय नोबल लॉरिएट सीवी रमन जी। ठीक है, तो 1928 में किया था, इसके लिए उसको 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। सीवी रमन ही वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930 एंड भारत रत्न मिला था इनको 1954 में। नाउ व्हाट इज रमन इफेक्ट? लेट अस सी थ्रू दिस एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल दिस इज राहुल, दिस इज अनीता। अब अगर मैं कहूं राहुल जब अपनी टॉर्च को इस मिरर पे डाल रहा है, उस पे लाइट, व्हाट हैपेंस इफ द कलर ऑफ लाइट दैट ही इज प्रोजेक्टिंग ऑन द मिरर, ये कलर इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइट दैट इज बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन हियर। ऐसा हो सकता है कभी? तो अकॉर्डिंग टू रमन इफेक्ट हाँ, ये हमेशा होता है। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल हियर, कि जब भी हम कोई लाइट कोई मटेरियल पे एमिट डालेंगे, इफ यू थ्रो सम लाइट ऑन सम मटेरियल, इट एमिट्स सम डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मे बी इट इज नॉट परसेप्टेबल टू योर आई, बट डिफरेंस हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द रमन इफेक्ट। अब इसको यहां पे देखते हैं। रमन इफेक्ट इज द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन द लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स। तो ये इन्होंने कहा था कि जब भी हम कोई लाइट को कहीं कोई मटेरियल पे डालते हैं तो उसकी वेवलेंथ में चेंज आ जाता है। नाउ हियर्स हाउ इट वर्क्स। व्हेन द लाइट हिट्स अ मटेरियल लाइक अ क्रिस्टल या मॉलिक्यूल, इट कैन इंटरैक्ट विद द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन दैट मटेरियल। वो उसके मटेरियल के मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करेगा। These atoms या molecules they will absorb some of the light's energy। जो मिरर था वो थोड़ा सा लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड बाकी की वापस री एमिट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, बट स्लाइटली डिफरेंट कलर में। दैट इज कॉल्ड द रमन इफेक्ट। अब बात है कि इसका यूज कहां होता है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पे जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है मटेरियल्स का उसको किया जाता है उसमें यूज। अब आपको मेरे को कमेंट्स में बताना है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेंटिंग जहां पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है, तो यू हैव टू लेट मी नो दैट। नेक्स्ट, क्रूशियल फॉर क्वांटम थियरी एंड थर्डली रिमोट सेंसिंग एंड प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए काफी यूज होता है। नेक्स्ट यू हैव ग्राफीन एंड योर जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस। तो जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कोई कंडक्टर है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का, पर उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ रही है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द एडजेसेंट मटेरियल्स। तो अगर सपोज यहाँ पे दो मैग्नेट्स है, यहाँ पे आपने कंडक्टर रखा, तो उसमें जो रेजिस्टेंस इंड्यूस हुई उसके अंदर आ गई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू मैग्नेट्स। दैट इज कॉल्ड योर GMR, जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस। ये प्रिंसिपल कहां यूज होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती है उसमें यूज होता है, बायोसेंसर्स में यूज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ग्राफीन के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, तो आई विल नॉट बी रिपीटिंग इट। बाकी जो इनिशिएटिव्स है आई थिंक यू कैन सी इट ऑन योर ओन। सैंड बैटरी क्या होता है, फिनलैंड में अभी रिसेंटली इनॉग्रेट करी है। Battery waste management rules not really important. Piezoelectric effect. So please see this on your own. I don't think it's really that important. So that is it from my side. I have tried covering as many things that I could. अगर time मिलता है तो I will be releasing the polity lecture. वरना this is from my side. I do not want to dump more information in the last week of prelims because I really don't want you guys to go in a panic mode. तो जितना हुआ उसको अच्छे से रिवाइज करो। थोड़ा बहुत पॉलिटी अगर आपने मिस कर दिया, थोड़ा बहुत आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो इससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस अर्ज टू कवर एवरीथिंग, दिस कुड बी अ बिग प्रॉब्लम, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। लास्ट के डेज में जस्ट रिवाइज व्हाट यू हैव डन एंड दैट इज इट। सो गुड लक, हैव फन, टेक केयर एंड सो आई होप यू लाइक द वीडियो। If you want to follow us for more such content, you can follow us on Telegram, Instagram, YouTube and Twitter. Here are the links for it. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.